मध्य प्रदेश में मिशन 23 की तैयारियों में सभी राजनीतिक दल जुट गए हैं। जीत के लिए रण की रणनीति तैयार की जा रही है। अपनी कमजोरी और विरोधी के मजबूत गढ़ों में कैसे सेंध लगाई जाए, इसकी बिसात भी बिछानी शुरू हो गई है। 2018 के विधानसभा चुनाव को वैसे कम अंतर से हारने के बाद अब भाजपा अपनी कमजोर सीटों को मजबूत करने में जुट गई है। भाजपा ने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 103 सीटें ऐसी चिन्हित की है जहां वो कमजोर है। इन सीटों पर या तो लंबे समय से कांग्रेस का कब्जा है या मौजूदा भाजपा विधायक वहां से बहुत कम अंतर से चुनाव जीते हैं। अब भाजपा का फोकस इन्हीं 103 सीटों पर है और यहां पार्टी विशेष अभियान चलाकर इन सीटों पर फतह की तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक रणनीति है और बहुत स्पष्ट है कि हम उन आकांक्षी विधानसभा सीटों पर जहां तुलनात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, जैसी अपेक्षा थी वैसा परिणाम नहीं रहा, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन सीटों पर प्रयास करेगी, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता प्रयास करेंगे। तो ये हमारी राजनीतिक आकांक्षा है कि जनता की हम अधिक सेवा करना चाहते हैं, जनता के बीच जाना चाहते हैं, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। भाजपा इन सीटों पर जल्दी विधानसभा प्रभारियों को भेजेगी जो क्षेत्र का भ्रमण करेंगे और कार्यकर्ताओं से चर्चा कर संगठन को इसकी रिपोर्ट सौंपेंगे। हालांकि भाजपा की इस पूरी कवायद पर कांग्रेस चुटकी लेते हुए सवाल उठा रही है। वो करें जो कुछ करना है, हम तो उससे ज्यादा कर रहे हैं। हमने सारे जिलों में प्रभारी बना दिए, सह प्रभारी बना है, हमने सारे जिलों में कार्यक्रम दिया है। नियमित रूप से हमारे कार्यक्रम होते हैं। जनता की समस्या को उठाने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन देते रहते हैं। तो हम अपना दायित्व कर रहे हैं। वो जिस शैली से अपना काम करना चाहे उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। 2018 की तरह ही 2023 का विधानसभा चुनाव रोचक होने वाला है। कोई भी दल किसी भी मोर्चे पर कमजोर नहीं दिखना चाहता है। यही वजह है कि भाजपा हो या कांग्रेस अपनी अपनी कमजोरी को मजबूती में बदलकर चुनावी नतीजे बदलने की तैयारी में है। देखना दिलचस्प होगा कि संगठन की कमजोरी को मजबूती में बदल कौन सत्ता के सिंहासन पर काबिज होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा कमजोर पर नजर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये नई कवायद की है जिसमें कमजोर विधानसभा क्षेत्रों पर पार्टी का पूरा फोकस है। इसके लिए बाकायदा प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। वैसे प्रभारी सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए नियुक्त किए गए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन 103 विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे क्षेत्र शामिल किए हैं जहां से उनके करंट विधायक कम मतों से जीते थे या वहां पर कांग्रेस का विधायक जीता था या भारतीय जनता पार्टी के लिए वो विधानसभा क्षेत्र हमेशा रोमांचक ही साबित होते हैं। इन सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 23 की तैयारी में जो निर्णायक और सबसे महत्वपूर्ण फैसला ये लिया कि प्रभारियों को बाकायदा वहां भेजा जाएगा। प्रभारी अपनी एक रिपोर्ट बनाएंगे और उस रिपोर्ट को भारतीय जनता पार्टी के सर्वे सर्वा यानी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी प्रदेश प्रभारी को सौंपेंगे और उसके बाद पार्टी तय करेगी 23 की लड़ाई किस तरह से लड़नी है। यहां पर बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि कई विधायक तो ऐसे भी हैं जो कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए थे। जाहिर सी बात है वहां पर पार्टी का क्या मंथन होगा, पार्टी की क्या वहां पर विशेष गेम प्लान कह लीजिए, मेगा प्लान कह लीजिए बनेगा, यह भी देखना अहम होगा। तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले नजर डालेंगे IND एजेंडा के प्रमुख बिंदुओं की ओर। क्या कमजोर सीटों को मजबूत कर मिशन 23 जीतेगी भाजपा? क्या कांग्रेस की प्रभाव वाली सीटों पर फतह हासिल कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी? क्या भाजपा के प्लान 103 की काट खोज पाएगी कांग्रेस? और अंत में क्या कमजोर सीटों पर प्रभारी दिखा पाएंगे कमाल? क्योंकि प्रभारियों की भी जिम्मेदारी बहुत अहम हो जाती है। जाहिर सी बात है प्रभारी ही वहां पर जाकर अपनी न केवल रिपोर्ट बनाएंगे बल्कि संगठन को भी समझाने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कवायद की जा सकती है। चर्चा शुरू करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
अभय प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है। नेता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ रोहित नायक जी भी जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के। संदीप पौराणिक साहब मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय प्रताप सिंह यादव जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहता हूं, क्योंकि ये विषय भारतीय जनता पार्टी का हमने जो लिया है, कमजोर पर नजर। लेकिन बड़ा सवाल ये है अभय जी कि कई सीटें ऐसी भी हैं जो पहले आपकी नहीं थी, यानी भारतीय जनता पार्टी वहां नहीं जीती थी। वो विधायक कांग्रेस के थे, फिर वो आपकी पार्टी में आ गए। वहां के लिए क्या रणनीति होगी एक अहम, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप 23 में जाएंगे सर, तो वहां पर आपकी पार्टी के नेता भी होंगे जो साल 18 में चुनाव हारे थे। अभय जी देखिए, जो विषय आपने रखा है कि कांग्रेस से जो लोग आए थे वो उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर गए थे, तो उनमें से जीत के भी आए हैं। तो अब वो सीटें भारतीय जनता पार्टी की हो गई हैं और भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर पूर्व में भी जीतती रही है जी। और जो 103 सीटों का जो आपने बताया है, जहां भारतीय जनता पार्टी तैयारी के लिए जुटी है, जहां भारतीय जनता पार्टी समझती है कि वहां मेहनत की आवश्यकता है जी, तो भारतीय जनता पार्टी अपने प्रभारी के माध्यम से वहां गतिविधि, वहां संगठन को मजबूत बनाने के लिए सारी गतिविधियां वहां शुरू कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन में लगातार चलता है, यही नहीं लोकसभा के स्तर पर भी चल रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हरदम उन क्षेत्रों पर विशेष निगाह रखती है जहां भारतीय जनता पार्टी कहीं संघर्ष में है या वहां उसको कहीं ऐसा लगता है कि अभी संगठन में और मजबूती प्रदान की जानी चाहिए। तो ये उसी के विषय है और ये लगातार भारतीय जनता पार्टी में संगठन में चलते हैं जी। पर इसमें अगर हम बात करें, क्योंकि कई ऐसे इसमें विषय भी शामिल होंगे जैसे हम चर्चा में यूज करेंगे, खास तौर पर यह भी है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बड़ा ही रोमांचक वाला मुकाबला रहता है, तो ये भी प्रभारियों के लिए एक अहम जिम्मेदारी होगी कि वहां की रिपोर्ट क्या पेश करेंगे। और जी देखिए, 230 क्षेत्रों में कई सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती है, कई सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई है जी, तो उन सीटों पर भी लगातार काम होता है। और प्रभारी हमारे जो जाते हैं वो बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने के लिए, और वहां क्या जो हमारी भाजपा की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो नीचे तक पहुंच क्यों नहीं रही है, उनका माइलेज ऐसा तो नहीं है कि सरकार कर रही है लेकिन उसका माइलेज दूसरे लोग ले रहे हैं। कई बार होता क्या है कि गांव में आप देखते हैं कि सरपंच सेक्रेटरी और सब ये कहते हैं कि मैंने दिलाया ये आपको प्रधानमंत्री आवास, तो कई जगह माउथ पब्लिसिटी और इनके अभाव में भी पार्टी का काम नीचे तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए प्रभारी जाकर उस काम को बढ़ाते हैं और निश्चित जहां जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत, उसके बाद अब जीत कर भी भारतीय जनता पार्टी इन क्षेत्रों में लगातार आ रही है। बिल्कुल। रोहित नायक जी, मेरा सवाल ये है आपसे, भारतीय जनता पार्टी तो कवायद कर रही है और उन सीटों से शुरुआत की है जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कमजोर समझ रही है। कांग्रेस पार्टी के पास क्या कुछ फॉर्मूला है साल 23 के लिए? देखिए, कम से कम 17 साल के सत्तारूढ़ दल होने के नाते भाजपा पहली बार कम से कम ये तो समझ रही है कि कमजोर हो रही है। मैं तो समझता हूं कि जो चर्चा उन्होंने शुरू करी है ये हमारे लिए पहली जीत का आगाज है। दूसरी बात ये कि एक चर्चा तो जिन बिंदुओं पे हम कर रहे हैं इस चर्चा को, उसमें आपने ले लिया है कि जो कांग्रेस मुक्त भारत करना चाहते थे, लेकिन आज ये कांग्रेस युक्त हो गए। इनने कांग्रेस के जितने लोगों को अपने दल में शामिल किया है, इनके दल में खुद ही खींचतान शुरू हो गई है। आरएसएस उन सीटों पर इनका समर्थन करेगी नहीं मुख्य रूप से, क्योंकि जो इतने सालों से इनके कार्यकर्ता संघर्षशील रहे, उनकी जगह हेलीकॉप्टर और पैराशूट से किसी नए व्यक्ति को उतार देंगे उन सीटों पर, तो जाहिर सी बात है कि खींचतान तो होगी। तो एक तो ये इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। उसके अलावा जो 103 सीटों की आपने चर्चा करी, उसमें कुल 109 सीटों पर ये जीते थे, लेकिन 22 सीटों पे मध्य प्रदेश में 2018 में 1.4% वोट ऐसे गिरे थे जो करीब करीब 6 लाख वोट होते हैं जो नोटा में गए थे। और उन 22 सीटों में से 12 सीटें भाजपा ऐसी हारी थी जहां पर जीत का जो आंकड़ा था वो नोटा से कम था। तो आप इस बात को समझिए कि ये इस पे तो रणनीति बना नहीं सकते, क्योंकि जहां पर जनता जिताती हराती है वहां पर जनता अगर सत्तारूढ़ पार्टी के विरुद्ध विपरीत वोट डाल रही है तो फिर ये उसका तो कुछ कर नहीं सकते। ये कितना भी संगठन मजबूत कर ले, जनता से तो जीत नहीं पाएंगे। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, जब हम कमजोर कड़ी की बात करें तो संगठनात्मक रूप से मुझे लगता है आज की तारीख में भाजपा में सबसे ज्यादा कमजोर शिवराज सिंह चौहान जी है। उस विषय में क्या करना चाह रहे हैं? ठीक है, पूछेंगे हम अभय जी से। संदीप पौराणिक साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे ये, क्योंकि बात
केवल भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, कांग्रेस की भी है। कांग्रेस के पास भी एक अहम चैलेंज होगा, क्योंकि उनके जो स्टार नेता हुआ करते थे वो अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। ऐसे 20 से 25 विधानसभा क्षेत्रों की हम चर्चा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास चैलेंज ये होगा कि जो नेता साल 2018 में चुनाव लड़े थे उनके लिए पार्टी क्या सोचेगी। देखिए विवेक जी, हम अगर एक रणनीति की बात करें किसी भी राजनीतिक दल की, तो टीम अगर अपनी कमजोरियों को पहले देखती है तो मुझे लगता है कि वो टीम आगे बढ़ने की मंशा रखती है। जो 103 सीट की बात आ रही है, बात सही है कि कई सीटें ऐसी हैं जहां दशकों से बीजेपी नहीं जीती और बीजेपी के पास आज 127 सीटें हैं। तो ये कोई राजनीतिक दल हो, वो जो जीती हुई सीटें हैं उस पर तो फोकस करता ही, क्योंकि वो ये मान के चलता है कि जो 127 सीटें उसके पास हैं उसमें भी उसकी माइनस होंगी, तो प्लस हम कहां करेंगे? तो प्लस की गुंजाइश कहां होती है? दूसरे की सीटें होती हैं। एक तो बात वो हो गई। 2018 के जो चुनाव की बात आपने की, दल बदल हुआ एक बड़ा। अब बीजेपी के सामने ये वाकई में चुनौती है कि जो लोग चुनाव जीते हैं, जिन्होंने दल बदल किया था, क्या वाकई में उनका जमीनी परफॉर्मेंस आज बेहतर है या नहीं है? क्या वो पार्टी की ताकत पर चुनाव जीते थे? बिल्कुल बिल्कुल। या वो उम्मीदवार जो दल बदल करके आए थे उनकी व्यक्तिगत हैसियत थी कि वो चुनाव जीते थे? ये समीक्षा किसी राजनीतिक दल को तो करनी है और कर रही है बीजेपी। जहां तक आपने कांग्रेस की बात कही, तो कांग्रेस के लिए मुझे लगता है कि बीते कई दशकों के बाद पहला ऐसा अवसर है जब इतने मुद्दे हैं उसके हाथ में, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे अभी जो घोटाले आते जा रहे हैं ये सब हो। इन मुद्दों को अब एक महत्वपूर्ण बात यह कि कांग्रेस उसको आवाज कैसे देती है, जनता को सहमत कैसे करती है। आज ये चुनौती कांग्रेस के सामने, और बीजेपी ने तो अपनी रणनीति की शुरुआत कर दी है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस किस दिशा में और किस तरह से आगे बढ़ती है। बिल्कुल। और जो बात आपने कही सर परफॉर्मेंस वाली, वो बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि इसी के बेस्ड पर न केवल विधायकों के टिकट भी रिलीज होंगे, और साथ ही साथ हम अगर बात करें, इमरती देवी हैं, ऐदल सिंह कसाना है, ये लोग चुनाव हार चुके हैं। तो ये भी एक बड़ा बीजेपी के लिए भी सवाल होगा कि अब साल 23 में ये इस तरह के नेताओं का क्या किया जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है नेता अपनी दावेदारी तो करेंगे, लेकिन विनिंग परफॉर्मेंस कौन देगा पार्टी के लिए, ये अहम बात होगी। एक बार फिर से हम अभय जी का रुख करते हैं, और अभय जी मैं चाहूंगा इसी बात को आप आगे बढ़ाएं, क्योंकि देखिए ये जाहिर सी बात है, चैलेंज नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी इतनी महत्वपूर्ण बैठक नहीं करती और इतनी चीजें खुलकर सामने नहीं आती। तो ये एक बड़ा चैलेंज तो होगा। जो लोग चुनाव हार गए थे, 28 विधानसभा की बात करें, चाहे उसका उदाहरण हो, या फिर अगर आप रेगांव जो हारे थे, ऐसे कुछ विधानसभा क्षेत्र, तो ये भी एक अहम चैलेंज होगा आप लोगों के लिए। अभय जी, देखिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करने वाला संगठन है। कांग्रेस के मेरे मित्र बोल रहे थे कि ये चिंता कर रहे हैं, चिंता नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी कमजोरी को, वो तो अपनी पहली जीत आगे जाती है। वो तो कह रहे हैं पहली जीत है ये हमारी। हाँ, वो उनके लिए वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो 79 पे रह गए हैं। 114 सीट थी इनके पास, आज वो क्रॉस वोटिंग होते होते 79 पे रह गई है कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी कभी मुगालते में नहीं रहती। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार काम करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आपने देखा होगा, जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा कि जो सीटें हम कभी नहीं जीते थे वो भी हम जीती हैं हमने। तो इसलिए ये हमारी सतत संगठन के कार्य करने की प्रक्रिया है। हम कभी भी, हमारे यहाँ कोई प्रवक्ता हो, चाहे जो प्रभारी हो, चाहे जिलाध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश के हो, चाहे राष्ट्रीय प्रभारी हो, कभी घर नहीं बैठते। 24 घंटे 365 दिन प्रवास पर रहते हैं, लगातार संगठन को मजबूती देते हैं। ये हमारी यहाँ लगातार चलता है, क्योंकि यहाँ वो नहीं होता है। दूसरे दलों में ये संभव हो भी नहीं पाता है, क्योंकि वहां तो व्यक्ति पे ही सारी पार्टी चलती है, हमारे यहाँ संगठन पे चलती है। इसलिए ये हमारी एक संगठन की प्रक्रिया है। इसमें निश्चित तौर पर हम अपनी कमियों को मजबूती में बदलते हैं। हम जो चुनाव के परिणाम आते हैं उसको कैसे पॉजिटिव करें, ये हम लगातार करते हैं, और ये हमारी प्रक्रिया है। इसमें हमें कोई गुरेज नहीं है, हमको इसको स्वीकार करें। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे दलों से कमजोर हो गए। हम अपने आप को और मजबूत कर रहे हैं। ये हमारी आंतरिक प्रक्रिया है। जी। लेकिन अभय जी, आपको ऐसा नहीं लगता जो मंत्री चुनाव हारे थे, जिसमें इमरती देवी है, गिरिराज दंडोतिया है, ऐदल सिंह कसाना है, क्या ये दावेदारी करेंगे जब साल 23 के लिए? तो जाहिर सी बात है वहां पर पहले से भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद हैं,
तो ये किस तरह का कोई संघर्ष देखते हैं, या एक जो आप बता रहे हैं पार्टी प्रोसेस है, इसको भी हल कर लेंगे आप लोग? बिल्कुल करेंगे, बैठ के चर्चा होगी। हर जगह कहीं ना कहीं कुछ लोकसभा में लड़ेंगे, कुछ विधानसभा लड़ेंगे, कुछ कई जगह सरकार के पदों पे जाएंगे जी। सभी कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, बैठकर कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है जी। रोहित जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है बीजेपी को, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है सर कि कांग्रेस के लिए कितना चैलेंजिंग होगा, खासतौर से अगर हम प्रभुराम चौधरी या ऐसे नेताओं की बात करें जो आपकी पार्टी के हुआ करते थे और आपकी पार्टी से पहले विधायक बने थे, वहां पर कांग्रेस के लिए क्या कुछ कांग्रेस पार्टी क्या कुछ कर रही है ऐसे विधानसभा क्षेत्रों के लिए? महत्वाकांक्षा की राजनीति भाजपा ने जिसको जन्म दिया है अपने कार्यकर्ताओं के भीतर, जिसका इन्हें रूपांतरण करके जो पद का जो मद है, उसमें जो मंत्रियों की जो जिज्ञासा है और जो कार्यकर्ताओं की जिज्ञासा है कि हमको भी कोई पद मिल जाता, उसमें तब्दील जो ये राजनीति हो गई है, उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उपचुनाव और जनरल असेंबली पोल से बहुत अंतर होता है। जब सत्तारूढ़ कोई पार्टी होती है और वो उपचुनाव कराती है तो जाहिर तौर पे बहुत सारे लोग जीत जाते हैं, क्योंकि दबाव होता है शासन प्रशासन का। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं होगी। अब जो स्थिति होगी वो ये होगी, जैसा आपने कहा, कि जो वहां पर ऑलरेडी जो दिग्गज इनके नेता हैं, जो वहां पर इनने कांग्रेस युक्त कर लिया है अपने आप को, तो वहां पर जब ये लड़ाई होगी तो किसके बीच खींचतान होगी? मुझे लगता है कि उसका खामियाजा भाजपा को बहुत भारी भरना पड़ेगा। हम जिस स्तर पे तैयारी कर रहे हैं, हमने त्रिस्तरीय अपनी जो है सर्वेक्षण पूरा कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि कमलनाथ जी विजनरी लीडर हैं, वो किसी भी हवाबाजी वाली बात पे नहीं चलते। उनके हेलीकॉप्टर कितनी भी हवाई बात हो, लेकिन भाजपा की तो सारी बातें हवाई होती है। तो लेकिन जो भी हमने त्रिस्तरीय जो सर्वेक्षण किया है, उसमें जनता के बीच से भी सर्वेक्षण की एक जानकारी हमने प्राप्त करी है, और हम भी इस पर काम कर रहे हैं कि हमको किसको अपना उम्मीदवार घोषित करना है, ताकि जनता के हितों की, जनता के मन की बात वो कर सके, केवल अपने मन की बात नहीं। अब ये जो भाजपा के अभी हमारे प्रवक्ता अभय जी कह रहे थे कि हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं, हम अपने संगठन पे काम कर रहे हैं, हम सतत काम करते हैं, 24 घंटे 365 दिन काम करते हैं। आप बताइए, इतना ही काम जनता के लिए कर लेते तो आज इतना त्राही नहीं कर रही होती जनता। मतलब महंगाई पे, बेरोजगारी पे, क्राइम्स पे, आप देखिए कोई भी अगर मंत्री है वो विश्लेषण जो देता है, या जो भी उनके कमेंट्स आते हैं, या जो भी सुबह प्रेस वार्ता होती है, उसमें जो वो बात करते हैं, चाहे गृह मंत्री जी हो या इत्यादि हो, आप देखिए वो अपने मुद्दों से कितनी इतर बात करते हैं। ना क्राइम पे बात करते हैं, ना क्रिमिनल पे बात करते हैं, ना सिर्फ 3-4 क्या कर रहे हैं, किसकी पिक्चर चलेगी, किसकी कुंडली में राहु है, केतु है, मतलब आप किस विषयांतर्गत हो जाते हैं ये लोग। तो ये जितना काम अपने संगठन पे कर रहे हैं, इतनी जनता पे भी करें। मैं तो इनसे यही अपेक्षा रखता हूँ। उसके बाद जनता माने कि जिसको जिताना चाहे जिताए, जिसको हराए। हम तो संघर्षशील हैं, संघर्ष करते रहेंगे। बिल्कुल, लोकतंत्र में जनता वाकई में मालिक है, इसीलिए जनता को जनार्दन भी कहा जाता है। संदीप पौराणिक जी, मध्य प्रदेश में एक बड़ा उलटफेर हमने देखा था। साल 2018 में शिवराज सरकार के 13 मंत्री चुनाव हार गए थे, और कहीं ना कहीं वो जो 13 मंत्री चुनाव हारे थे, अगर उसके आसपास के हम विधानसभा क्षेत्र भी देखेंगे तो वहां भी बीजेपी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा तो नहीं था। और कई ऐसे क्षेत्र भी थे जहां पर जो बात ये नोट करवाई हमें रोहित जी ने, और ये उस समय के विश्लेषण में भी सामने आया था कि नोटा का जो मार्जिन है और भारतीय जनता पार्टी के जीत हार का जो मार्जिन था, उस पर नोटा के परसेंटेज भारी पड़ गए थे। तो ये भी एक अहम आंकड़ों के तौर पर भी हमने देखा था उस चुनाव के नतीजों को। साल 23 को किस तरह से मानते हैं आप? क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए वर्तमान मंत्रियों में भी कुछ ऐसे होंगे जिनको टिकट देना थोड़ा एक कह सकते हैं कि वो जो अलार्म बजता है सियासत में, वैसा हो सकता है? देखिए विवेक जी, आप एक चीज जो आपने नोटा की बात की, जब नेता से नाराज हो जाता है मतदाता तो उसके पास रास्ता क्या है, आप बताइए। हमने देखा कि सागर में महापौर किन्नर जीत गया, कटनी में किन्नर जीत गया, सुहागपुर में किन्नर जीता था। तो क्या उस इलाके के नेताओं के प्रति मतदाता का असंतोष था? ये जैसा आपने 2018 की बात कही, बात बिल्कुल सही है कि जो सरकार 1.5 दशक से थी सत्ता में, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी जी। जनता ने वो अपना रोष जाहिर किया, उन मंत्रियों के खिलाफ भी थी और उनके आसपास के इलाकों पे भी असर था। अब आपने 23 की बात की, विवेक जी आप एक चीज मान के चलिए कि बीजेपी मन बना चुकी है। सर्वे रिपोर्ट उसके पास जो अभी तक की आई है,
अगर 40% तक भी टिकट कट जाए जो वर्तमान में विधायक है तो अचरज नहीं होना चाहिए। 40% तक, हाँ, 127 में आप ये मान के चलिए अगर 50 विधायकों के भी टिकट कट जाते और हैं। सर मैं बिल्कुल, और हम ऐसा कह सकते हैं या मान सकते हैं हम कि इसमें वो विधायक भी होंगे जो सिंधिया खेमे से आए हैं या कांग्रेस से जो विधायक आए। देखिए विवेक जी, जब राजनीतिक दल किसी का संगठन बैठता है, वो रिपोर्ट सामने रखता है जी, तो वो नेता निरुत्तरित हो जाता है, उसके पास कोई जवाब नहीं होता। जब उससे कह दिया जाएगा कि आप तो चुनाव हार रहे हैं, हाँ। तो हम टिकट किस आधार पर आपको दें कि क्या आप किसी लॉबी से हमारे साथ आए हैं, इस आधार पर हम आपको टिकट दें। तो बीजेपी के पास जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट अभी है कि वर्तमान विधायकों में बड़े पैमाने पर ऐसे लोग हैं जी। और जिनने दल बदल किया है वो भी बड़े पैमाने पे हैं, तो टिकट कटेंगे। जैसे रोहित जी ने एक बात कही, उससे मैं सहमत हूं कि आपने अपने लोगों को टिकट काट के दल बदल करने वालों को टिकट दिए। अब एदल सिंह कंसाना चुनाव हारे, इमरती देवी का चुनाव हारे, गिरिराज दंडौती के चुनाव हारे। अब इनकी जगह क्या इन्हीं को रिपीट करेंगे, बीजेपी वाले को जगह देंगे? तो ये कहीं ना कहीं क्लैश होगा, असंतोष भी होगा। पार्टी को ये स्थितियां संभालना बिल्कुल मुझे लगता है बड़ी चुनौतीपूर्ण भी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल चुनौती इसमें होगी। अभय जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, कोई चुनौती नहीं है, चुनौती तो इनके पास इसलिए संभाल नहीं पाए। हमने तो संभाला सबको, और हमारे लोगों ने इन्होंने चुनाव भी लड़ा जो आए थे, हमारे यहाँ कहीं विद्रोह नहीं हुआ, ये लोग जीतकर भी आए और आगे भी यही होने वाला है। संभालना जी, इस लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि को जनता के प्रति खरा उतरने के लिए काम करने का अवसर देना, मुख्यमंत्री का उसके प्रति सहयोग होना, ये भारतीय जनता पार्टी में माननीय शिवराज जी बहुत भली भांति करते हैं। ये कांग्रेस में संभव नहीं हो पाता है, कांग्रेस में डिक्टेटरशिप चलती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में कहीं कुछ नहीं होगा, सब संवाद के साथ होता है, सभी स्तर पर बातचीत होती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा भी होगा जब से सरकार बनी है, सभी के साथ संवाद, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई। और जो असंतुष्ट उस समय होंगे उनको भी आप लोग सेटिस्फाई कर लेंगे? अभी भी सेटिस्फाइड है सब। अभी कहां भारतीय जनता पार्टी में, अभी चुनाव 28 हुए थे ना, उपचुनाव, उसके बाद चुनाव जीतकर आई ना पार्टी वहां पर, तो कहीं कहीं कोई नहीं होता नहीं। लेकिन कुछ हमने तस्वीरें भी देखी थी, सांची विधानसभा से लोग आए थे, वो कह रहे थे हमें हरा दिया गया, बकायदा वो तो बाइट दे रहे थे वहां पर, देखिए नाम ले रहे थे सर, वो तो बोल रहे थे बहुत अच्छे मार्जिन से जीती थी कांग्रेस। इसीलिए मैंने सांची का जिक्र किया। 60,000 का जो रिजल्ट था वो भाजपा के सिंबल पर जब प्रभुराम जी लड़े थे तो कांग्रेस पे भी नहीं जीते थे। इसीलिए मैंने इस विधानसभा भारतीय जनता पार्टी को उनको ज्यादा सिंबल पर समर्थन मिला। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी नाराज क्षणिक हो सकता है, लेकिन उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही खड़ा होता है। ठीक है नायक जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। मुझे तो बस चिंता इस बात की है कि अगर संदीप जी कह रहे हैं कि 40% टिकट जो है कट जाएंगे जो अभी सिटिंग एमएलए से, तो फिर क्या ये बात भी सही साबित हो जाएगी जो जिस तरह संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया है शिवराज जी को, अब ये लगता है कि मध्य प्रदेश से बाहर हो जाएंगे क्या? चलिए संदीप पौराणिक साहब, एक ओवरऑल अंतिम प्रतिक्रिया आपकी, और साथ ही साथ मैं चाहूंगा सर अपने विश्लेषण के आधार पर आप ये भी बताइए, क्योंकि देखिए चुनाव कैसा होगा, कश्मकश क्या होगी, ये तो 23 में प्रवेश करके ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से अभी सरगर्मियां बन रही हैं दोनों ही पार्टियों में, केवल बीजेपी में नहीं, ये किस और इशारा करती हैं? देखिए विवेक जी, आप एक चीज मान के चलिए कि दोनों दलों के अंदर, अगर हम कहें किसी मैदान के अंदर जब खिलाड़ी बिल्कुल जोश से लड़ता है ना, वो पार्टियों के अंदर पहले क्या होता था कि मतलब माने हम फील्ड में दो टीमें आमने सामने होती हैं, अभी पार्टियों के अंदर द्वंद्व चल रहा है। नायक जी भी उस बात को नकार सकते हैं, अभय जी भी उस बात को नकार सकते हैं, लेकिन वाकई में दोनों दलों के अंदर स्थितियां बहुत अच्छी तो नहीं है वर्तमान में। जी बिल्कुल। तो एक फाइनल कमेंट में ये भी चाहूंगा, लेकिन जो बात अभय जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नाराज हो सकता है, लेकिन वो तात्क्षणिक वाला नाराज है, मतलब दीर्घकालिक नाराज नहीं रहेगा वो। विवेक जी, मैं इस बात से सहमत हूं, बीजेपी के अंदर एक अनुशासन है, उनका कार्यकर्ता लंबे समय तक संघर्ष करने के लिए तैयार होता है, उसे टिकट भी नहीं मिलता, वो असंतोष जाहिर करता है, लेकिन शांत बैठ जाएगा, सड़क पर उतर के विरोध नहीं करेगा। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस में शांत नहीं बैठता जी। अगर उसका टिकट कट गया तो वो निर्दलीय होकर चुनाव लड़ लेता है, सड़क पर उतर आता है। ये फर्क है दोनों राजनीतिक दलों में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सम्मानित जनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हमारी चर्चा हो रही थी दोनों ही पार्टियों के मेगा प्लान की ओर, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मेगा प्लान पर हमने चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी ने अभी से अपनी उन सीटों को नोटिफाई कर लिया है जहां पर बीजेपी का संगठन मानता है कि वो वहां उतना मजबूत नहीं है। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने साल भर से भी ज्यादा समय का
समय बचा है, लेकिन अभी से अपनी रिपोर्ट बनाना शुरू कर दी है। प्रभारियों को उन सीटों पर भेजा जाएगा और उनसे रिपोर्ट ली जाएगी कि बताइए क्या कुछ आपने वहां पर सर्वे किया, और इसके आधार पर संगठन साल 23 में किस तरह से चाहे विधायकों को टिकट देना हो या फिर किस तरह से चुनाव लड़ना हो, इसकी पूरी परिपाटी भी तय होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि सिंधिया खेमे से आए कांग्रेस के विधायक जो अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो चुके हैं, वहां पर बीजेपी के उन प्रत्याशियों का क्या होगा जिन्होंने साल 2018 में चुनाव तो लड़ा था लेकिन जीत नहीं पाए थे। और कई बार भोपाल तक की यात्रा हम उन नेताओं की भी देख चुके हैं, असंतोष के स्वर भी सामने आ चुके हैं। कांग्रेस के पास भी चुनौतियां कम नहीं है, लेकिन देखना होगा कि दोनों पार्टी अपनी अपनी चुनौतियों से किस तरह से पार पाती है, यह देखना अहम होगा। IND एजेंडा में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।